Hello everyone. In this video we talk about reconstruction of Germany. How Hitler reconstructs Germany's economy. Haselberg assigned economic recovery. उन्होंने एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, फेमस इकोनॉमिस्ट हेज़लबर्ग, उनके साथ एक इकोनॉमिक रिकवरी पॉलिसी उन्होंने बनाई। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Haselberg, who assigned a full protection of full employment through a state-funded work creation program. उन्होंने क्या किया, जो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम यानी कि सरकारी संसाधनों को उनको ऊपर उठाने के लिए उन्हीं को अच्छे से चलाने की योजना बनाई, ताकि वो क्या कर सके, उनको अच्छे से ऊपर ला सके। सुपर हाईवे एंड वॉक्सवैगन पीपल्स कार, जिसमें महत्वपूर्ण था सुपर हाईवे और कार वॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। अब जो फॉरेन पॉलिसी थी उस पे उन्होंने क्या सोचा कि बहुत जल्दी से मुझे विक्ट्री मिल सकती है, मेरी इकोनॉमी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसमें 1933 में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस से बॉयकॉट कर दिया, यानी क्या किया, हिटलर मूव्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जिसमें क्या था कि अब हम नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे। इससे उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया, उससे उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने लोगों को गेव द स्लोगन, अब उन्होंने लोगों को स्लोगन दिया, लोगों को मतलब जो पीपल यानी सिटीज़न ऑफ जर्मनी, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ये स्लोगन दिया। वो स्लोगन क्या था, लीग ऑफ नेशन से बाहर आ जाने के बाद एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का उन्होंने नारा दिया। अब इसको देखते हुए उन्होंने जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उन्होंने ये सोचा कि जो राइनलैंड था, जो वेल रिसोर्सफुल प्लेस ऑफ जर्मनी था, जिसे फ्रांस ने ले लिया था, पहले ले लिया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जल्दी ही हिटलर ने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए उसको वापस अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि एक बार का प्रॉब्लम अच्छे से दूर हो सके। तो अब उन्होंने लोगों के रहने के लिए ज़मीनें और जो संसाधन थे यानी रिसोर्सफुल प्लेस थे उनको वापस कंट्रोल में लेने के लिए सोचा। तो हिटलर सॉट वॉर टू गेट आउट द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इसके लिए उन्होंने क्या योजना बनाई, उन्हें लड़ाई यानी वॉर ही एक ऐसी योजना नज़र आई जिससे जल्दी ही इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में उन्होंने मिला लिया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया किस में था, रशिया में, उस चेकोस्लोवाकिया को भी जो उसमें क्या था, स्टुडेंटलैंड एक एरिया था, एक प्लेस था, उस पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। उसको अपने कंट्रोल में क्यों लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो जर्मन स्पीकर्स थे ना, ज़्यादातर जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे वो रहा करते थे। तो चेकोस्लोवाकिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, राइनलैंड हो गया और चेकोस्लोवाकिया हो गया, दो प्लेसेस उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए। अब इसमें क्योंकि इंग्लैंड की नज़र जो वर्सैल्स की ट्रीटी थी उसमें ये माना जाता था कि जर्मनी के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, तो इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंग्लैंड भी उनको सपोर्ट कर रहा था, यानी जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था। हिटलर डिडंट स्टॉप हियर, अब यहाँ पे हिटलर रुका नहीं, जैसे कि उसने रेनलैंड को कंट्रोल में ले लिया, सुडेनलैंड को ले लिया, चेकोस्लोवाकिया को ले लिया
और अब वो और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तो इस आगे बढ़ने के लिए उसने और भी जगहों को कंट्रोल किया। Still ran on deficient financial, cautious people however had no place in Nazi Germany. Sachs had to leave. Hitler chose war as the way out of approaching economic crisis. इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए वो धीरे धीरे घरेलू और विदेशी मोर्चों पर कामयाबी हासिल करना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या देखा कि वो रुका नहीं और उसने सलाह दी कि सेना और जो हथियार है उन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए? क्योंकि जो गवर्नमेंट का बजट है वो इसमें व्यर्थ चला जाएगा और सरकार घाटे में चली जाएगी। जो नाजिज्म जर्मन्स थे उन्होंने क्या किया था कि उनको ये पसंद नहीं था। जो हिटलर क्या कर रहा था, फोर्सेस पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और लड़ाइयाँ लड़ रहा था। तो जो हेज़लमैन थे उनको ये पसंद नहीं था, तो हिटलर ने उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया। इस तरह से वो नेशनल बाउंड्रीज़ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। नेशनल बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक ट्रिपार्टिट पैक्ट साइन किया। ट्रिपार्टिट पैक्ट वॉज साइंड बाय इटली एंड जापान। इटली और जापान के साथ उसने एक संधि, त्रिस्तरीय संधि जिसे हम बोल सकते हैं, त्रिस्तरीय संधि की। और उस संधि के तहत उसने उनको अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़, एज ए फ्रेंडली कंट्रीज़ उन्होंने अपने साथ मिला लिया। Nazi Germany were installed a large part of Europe. By the end 1940, Hitler was as the pinnacle his power. जैसे कि pinnacle his power का मतलब जिसे हम कह सकते हैं सर्वोच्च शिखर पे पहुंचना। उसने 1939 में पोलैंड पे अटैक कर दिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और अब वो ईस्टर्न साइड में यूरोप में बढ़ना चाहता था। काफ़ी सारे पार्ट्स पे उसने कंट्रोल कर लिया था और 1940 आते तक वो उत्साह के या कह सकते हैं कि चरम के उच्च शिखर तक पहुंच चुका था। यानी कि उसमें ये घमंड आ चुका था कि अब मैं कैसे भी करके पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में ले ही लूँगा। अब हम देखते हैं अटैक USSR इन 1941, यानी कि रशिया, अदर पार्ट ऑफ रशिया भी उसने धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाहता था। यानी कि वो ईस्टर्न साइड कंट्रोल करना चाहता था जिसमें रशियन पावर थी। इन 1941 हिस्टोरिक ब्लंडर मिस्टेक, तो ये जो उसने अटैक किया वो उसकी एक बड़ी ऐतिहासिक भूल मानी गई कि हिटलर ने जब रशिया पे अटैक किया USSR पे, तो यूनाइटेड सोवियत रशिया पे जब उसने अटैक किया उसकी ऐतिहासिक भूल मानी गई। ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ पावरफुल सोवियत आर्मी, द सोवियत रेड आर्मी inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. उन्होंने उनको वहाँ तक खदेड़ा और बहुत ही बुरी मात उन्होंने उनको यानी जर्मन्स को दी। रशियन आर्मी जो कि रेड आर्मी के नाम से जानी जाती है और बहुत ही फेमस है। तो ये गलती हिटलर को बहुत ही भारी पड़ी। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हॉन्डेड आउट द reacting German soldiers until they reached the heart of Berlin. उनको खदेड़ती गई, क्या करती गई? उनको खदेड़ती गई और जब तक वो बर्लिन तक नहीं पहुंच गए तब तक उनको वहाँ तक वो खदेड़ती ही गई या पछाड़ती गई। Establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. इसी बीच USA had resist involvement in the war. इसी बीच क्योंकि अब जब वर्ल्ड वॉर क्या होता जा रहा था, स्ट्रेच होता जा रहा था। 1939 में
जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, रशिया की तरफ बढ़ा, लेकिन रशिया ने उसमें उसको सक्सेस नहीं होने दिया। अब क्योंकि जापान के साथ और इटली के साथ ट्रिपार्टिट पैक्ट साइन हुआ था, तो इसमें जापान ने क्या किया, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पर्ल हार्बर है उस पे उन्होंने बॉम्बिंग की, यानी कि बम जो कि नेवल बेस है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का क्या है, नेवल बेस है पर्ल हार्बर, वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग की। तो उससे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को बहुत गुस्सा आया और उसने, वो नहीं चाहता था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जब आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था तो आपने देखा था कि अमेरिका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुके थे और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो इस बार वो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जापान की इस हरकत को देखते हुए और क्योंकि वो जर्मनी के साथ था, यूनाइटेड स्टेट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अगेन फेस द इकोनॉमिक क्राइसिस that the first world war had caused, but it couldn't stay out the war for long, वो रह नहीं पाया। अब उसकी जो बॉम्बिंग थी उसकी वजह से उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ा। When Japan extended its support to Hitler and bombed the USA at Pearl Harbor, the USA entered the Second World War. The war ended in May 1945, जो कि आपने हेलमुथ की स्टोरी में पढ़ा था, मई 1945, वो तो मार्च की स्टोरी थी, उसके बाद अप्रैल और मई में सब ने सरेंडर कर दिया था। फाइनली जब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में उसने एंट्री ली, उन्होंने जापान के इस कृत्य पे, यानी कि इस कारनामे पे जो कि वो जर्मनी के कहने पे कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बॉम्बिंग की। कहाँ पे? हिरोशिमा और नागासाकी। और वो बॉम्ब कौन से थे? एटॉमिक बॉम्ब्स थे, जिसकी वजह से उनके बड़े बड़े शहर ख़त्म हो गए और कई लोग मारे गए। तो बस उसके बाद ही क्या हुआ, इस वॉर का एंड हो गया विद द हिटलर डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग द एटॉम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो यहीं से आप कह सकते हैं कि ये वो जगह थी या ये वो स्टोरी थी जहाँ से हेलमुथ की स्टोरी शुरू हुई थी कि जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे या जो फिजिशियन थे वो क्यों इतना डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो गलत काम किए थे इसी वजह से उनको बहुत डर लग रहा था कि अब हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है जैसे स्थिति हमने उन दूसरे लोगों की जो कि कम्युनिस्ट थे, क्रिपल्ड थे, जूस थे या अदर देन नाजीज थे, उनकी हमने की थी, वैसी ही स्थिति अब हमारी होने वाली है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने ब्रोकआउट किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने ब्रोकआउट किया। फर्स्ट टाइम में मोनार्की सिस्टम था, सेकेंड टाइम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हट के और डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। डिक्टेटर कौन था? हिटलर था। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया और वो किस लिए किया? सिर्फ अपनी इकोनॉमी को राइज करने, लोगों के लिए जगह दिलाने और अपने रिसोर्सेज को ओवरकम करने यानी पूरा करने के लिए ही हिटलर ने ऐसा किया। और वो जो वो कर रहा था उसमें वो कई हद तक दो साल तक सफल भी हुआ। यानी 1940 तक तो उसमें इतना ज़्यादा अहम आ गया कि अब मैं पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में कर लूँगा। लेकिन जब उसने यूएसएसआर पे वापस अटैक किया तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल मानी गई, क्योंकि यूएसएसआर की जो रेड आर्मी थी उसने उसको बहुत बुरी तरह से मात दी और इतना उनको खदेड़ा कि वो बर्लिन तक उनको पहुंचा दिया। और क्योंकि ट्रिपार्टिट पैक्ट साइन हुआ था इटली और जापान के साथ, यानी इटली और जापान किसका साथ देने वाले थे? जर्मनी का। जापान ने अटैक किया यूएसए पे। यूएसए नहीं चाहता था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे, और लेकिन जापान के ऐसा करने पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बॉम्बिंग की, एटम बॉम्ब ड्रॉप किए हिरोशिमा और नागासाकी,
और लाखों की संख्या में लोग खत्म, पूरे शहर के शहर खत्म हो गए। लोग जैसे सोए थे वैसे के वैसे, यानी एक दिन और उसके 2 दिन बाद वापस एक बार एटॉम बम ड्रॉप किया और उससे पूरे शहर तबाह हो गए। और उसकी जो स्थिति है वो आज तक बनी हुई है, यानी जो उसके पॉइजनस इफ़ेक्ट हुए रेडिएशन के कारण वहाँ का जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हुआ, उससे आज भी वहाँ के लोग हैंडीकैप्ड होते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वार, यानी युद्ध के जो विनाशक खतरे होते हैं वो इतने खराब होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर थे वो होल वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश ही लाए और कुछ भी नहीं लाए। तो अभी कोशिशें क्या की जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो, लेकिन अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।